हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे लोक प्रशासन के सिद्धांतों के एक नए चैप्टर के बारे में। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन के सभी सिद्धांतों को ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, और अगले वीडियो से हम सभी सिद्धांतों को एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं कि ये हमें लोक प्रशासन के जो अवधारणाएं उनको समझने में मदद करते हैं कि संगठन या फिर जो हमारा प्रशासन है या प्रबंधन है, तो इनके अंदर क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को किस तरह से काम में लिया जा सकता है। कौन कौन से जो हमारे विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत और उपागम समय समय पर विकसित हुए हैं। बात ये कहे कि जैसे जैसे समय समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विद्वान आते गए और उन्होंने लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत और उपागम देते गए। अब ये सिद्धांत क्या करते हैं, ये सिद्धांत हमारे संगठन, प्रबंधन, संगठन, प्रबंधन, मानव व्यवहार और पर्यावरणीय कारक है, इनके संदर्भ में क्या प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने और सुधारने का प्रयास करते हैं। जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और आने वाले चैप्टर के अंदर जो सिद्धांत और उपागम पढ़ेंगे, तो इस सिद्धांत और उपागम क्या करते हैं कि संगठन, प्रबंधन और मानव व्यवहार और पर्यावरणीय जो कारक है, इनके संदर्भ में जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं उनको समझने और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ब्रीफ देखेंगे इनका। पहले आता शास्त्रीय सिद्धांत, जिसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत मतलब जो शुरुआती, जो हमारे लोक प्रशासन की शुरुआत थी, तो शुरुआती दौर के अंदर जो सिद्धांत आए थे उनको हम शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या कहती है, यह सिद्धांत लोक प्रशासन के अध्ययन का सबसे प्रारंभिक चरण है, मतलब जब शुरुआत की गई थी तब की बात है। और इसका मुख्य जोर किस पर होता था, तो इसका मुख्य जोर संगठन के सिद्धांतों की पहचान करने, उन्हें विकसित करने और एक सार्वभौमिक सर्वोत्तम जो तरीका है, वन बेस्ट वे खोजने पर था। कि मतलब कि प्रशासन के अंदर हम ऐसे कौन से सिद्धांतों को गठन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, उन सिद्धांतों को विकसित करना और साथ ही साथ ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना जो सभी संगठनों पर लागू किए जा सकते हैं। तो उनकी खोज करने पर पूरा जोर रहता था ताकि दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इसे क्या अक्सर संगठन को एक मशीन के रूप में देखने के लिए आलोचना की जाती है। मतलब इसकी आलोचना भी होती है, और आलोचना क्या कह के की जाती है कि जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है इस संगठन को एक मशीन की तरह दिखता है। इसमें ये नहीं मानता जैसे मशीन में कल पुर्जे होते हैं, उसी तरह ये शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, जैसे कंपनी होती है या फिर संगठन होता है, संगठन में होते हैं मजदूर काम करते हैं जो एक मानव होता है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत उन्हें मानव नहीं कल पुर्जे की तरह मानता है और संगठन को एक मशीन मानता है। जब मानव तत्व पर कम से कम ध्यान दिया जाता है, किस पे, मानवों पर, और मानवों की जो भावनाएं होती हैं उन पर कम से कम ध्यान दिया जाता है। अब शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये मानते हैं संगठन को एक कठोर, तार्किक और पदानुक्रमित संरचना के रूप में देखा जाता है। कि मतलब स्टेजेस होती है कि जैसे एक पद ये है, उसके नीचे ये है, ये सीनियर, जूनियर, जूनियर, तो इस तरह एक पदानुक्रम व्यवस्था के रूप में शास्त्रीय सिद्धांत देखता है प्रत्येक संगठन को। यह संगठन को एक हार्ड मास क्या प्रारंभिक विषय वस्तु प्रदान करने वाला सिद्धांत था। मतलब ये है कि जब शुरुआती समय था, जब लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा जा रहा था, ये सिद्धांतों को विकसित किया जा रहा था, उस समय जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत था इसने क्या माना कि इस संगठन को एक हार्ड मास या प्रारंभिक विषय वस्तु मानने वाला एक सिद्धांत माना। यानी इसने संगठन के संरचनात्मक पहलुओं पर बल दिया कि संगठन किस तरह का होना चाहिए, उस पर बल दिया। बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था हमारा दक्षता मतलब एफिशिएंसी, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, और औपचारिक संरचना मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनका विकास करना। संगठन में किन किन चीज़ों का विकास करना, मतलब दक्षता, उत्पादकता और औपचारिक संरचना का विकास करना शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। अब शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें तो उसके मुख्य चिंतक कौन कौन थे। पहले हमारे आते हैं हेनरी फेयोल, तो प्रशासनिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। कौन, हेनरी फेयोल। तो हमारे हेनरी फेयोल ने क्या किया, प्रशासन के 14 सिद्धांत, जैसे कि हमारे कार्य का विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार, तो इस तरह के 14 सिद्धांत दिए। और प्रशासन के कार्य को पोस्ट कोर, जिसमें हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और जो हमारे कंट्रोलिंग, तो इसके रूप में बांटने की कोशिश की। किसने, हेनरी फेयोल। बात करें अगले हमारे विद्वान आते हैं, वो कौन आते हैं, हमारे लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, जिसे गुलिक और उर्विक साथ साथ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने फेयोल के विचारों को आगे बढ़ाया, हेनरी फेयोल के विचारों को आगे बढ़ाया
और प्रशासन के कार्यों को प्रसिद्ध एक संक्षेप जो पोस्ट कोड था कि लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया शब्द था। तो शुरुआत में हमारे हेनरी फॉयल ने पोस्ट कोड शब्द तो नहीं दिया, लेकिन कुछ कार्य बताए थे कि प्रशासन के अंदर जो हमारे प्रबंधन के ऊपरी स्तर पे जो लोग होते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जबकि हमारे हैं जो लूथर गुलिक है उन्होंने पोस्ट कोड शब्द दिया, जिसमें हमारे पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग इनके रूप में उन्हें प्रस्तुत किया। फिर आते हैं जेम्स डी मुने। कौन? जेम्स डी मुने की बात करें, और ए सी रेले, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं मुने और रेले। इन्होंने संगठन के सिद्धांतों जैसे हमारे पदानुक्रम, समन्वय, कार्यात्मकता, इन सब सिद्धांतों पे बल दिया। तो ये हमारा शास्त्रीय सिद्धांत था। अगला आता हमारा कौन सा? वैज्ञानिक प्रबंधन। अगला कौन सा आता? वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसकी मूल अवधारणा क्या थी? यह सिद्धांत मुख्य रूप से कार्यस्थल पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यह सिद्धांत क्या करता? मुख्य रूप से कार्यस्थल पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। कि क्या करे कि वैज्ञानिक जो विधियां हैं और तकनीकें हैं इनको काम में लेने पर केंद्रित है। इसका विकास औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन है इसका विकास कब हुआ? जब औद्योगिक क्रांति सफल हो गई थी, उसके बाद जब कारखानों में उत्पादन को अधिकतम करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में रखा गया, तब हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन सबसे ज़्यादा काम आया था। इस सिद्धांत की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि, श्रम लागतों में कमी करना और सर्वोत्तम तरीका ढूंढना कि किस तरह से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके कौन कौन से बेस्ट वे हैं, ये सर्वोत्तम तरीके हैं, इनकी खोज करना ये वैज्ञानिक प्रबंधन जो उपागम है इसका मेन उद्देश्य था। ये कार्यकर्ता मतलब जो मजदूर होते हैं उनको एक आर्थिक मनुष्य मतलब कमाई के साधन के रूप में देखता था, इकोनॉमिक मैन के रूप में देखता था कि जो मजदूर रहते हैं यही कमा के देंगे। तो इस रूप में मानते थे, आर्थिक मनुष्य के रूप में, जो केवल मौद्रिक प्रोत्साहन से प्रेरित होता है। मतलब उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये मानते थे कौन? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतकार। अब इसके सिद्धांतकारों में देखें तो कौन कौन थे हमारे? पहले आते हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको FW टेलर भी कहते हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। इन्होंने समय और गति अध्ययन, कार्य विश्लेषण, विविधीकृत वेतन प्रणाली जैसी तकनीकों का विकास किया था। जो FW टेलर था इन्होंने क्या किया? पहली बात तो देखिए इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। इन्होंने समय और गति अध्ययन मतलब टाइम एंड मोशन स्टडीज, कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस और विविधीकृत वेतन प्रणाली, तो इस तरह की बहुत सारी तकनीकों का विकास किया। इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। बात करें फ्रैंक और लिथियन गिलब्रेथ, तो उन्होंने क्या किया? गति अध्ययन और थकान अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि जैसे मजदूर होता है कि यह किस समय किस गति से कार्य करते हैं और उनको कितने समय बाद थकान होती है और उस थकान के बाद उन्हें कितने समय का आराम मिलना चाहिए। तो इस तरह जैसे लंच का टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कार्य स्थितियाँ होती है। तो ये सब चीज़ें किसने खोजी? ये हमारे फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ है। उन्होंने गति अध्ययन और थकान अध्ययन के दौरान इन चीज़ों को खोजा कि बीच में आधे घंटे का लंच होना चाहिए, 1 घंटे का लंच होना चाहिए, थोड़ा आराम भी करने को मिलना चाहिए जो मजदूर होते हैं, छायादार स्पेस होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक गतियों को समाप्त करके दक्षता बढ़ाई जा सके। तो उन्होंने देखा जब इस तरह की सुविधाएं दी जाती है मजदूरों को तो वो अपनी दक्षता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का कार्य करते हैं। फिर आता है हेनरी गांठ। हेनरी गांठ की बात करें तो गांठ चार्ट के लिए प्रसिद्ध है ये, जो परियोजना प्रबंधन जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और समय निर्धारण का एक उपकरण है, जिन्हें बोनस प्रणाली और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी बल दिया। इन्होंने इनके अनुसार ही क्या था कि जैसे हमारे जो मजदूर होते हैं उनको आप यदि बोनस देते हैं तो संगठन के प्रति क्या वफादारी निभाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं और कम से कम थकान महसूस करते हैं। तीसरा उपागम आता हमारा कौन सा? मानव संबंध उपागम, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो मानव संबंध उपागम की बात करें तो इस उपागम की मूल अवधारणा क्या है? तो यह उपागम हमारे शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती हमारे शास्त्रीय उपागम आए थे और हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन आए थे तो लोगों ने इसका क्या काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे मानव संबंध उपागम की खोज हुई थी, जिन्होंने संगठन में मानवीय और सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की थी। जो हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन था और शास्त्रीय प्रबंधन था, इन्होंने क्या किया था? मानवीय और सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की थी। मानव संबंध उपागम ने संगठन में अनौपचारिक संबंधों, सामाजिक मानदंडों, कर्मचारी की भावनाओं और प्रेरणा के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। आप ध्यान रखेंगे कौन सी बात कि मानव संबंध उपागम में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था? संगठन में अनौपचारिक संबंध,
सामाजिक मानदंड और कर्मचारी की भावना और प्रेरणा, इन चीज़ों पर ध्यान दिया था। बात करें इसके मानवीय दृष्टिकोण की, तो इसने कार्मिकों को संगठन में केवल उपकरण नहीं माना। जैसे हमारे हेनरी फेयल थे, वो एक मशीन की तरह संगठन को मानते थे और कर्मचारियों को, कार्मिकों को क्या मानते थे, कल पुर्जे मानते थे। उसी तरह क्या है कि मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखें तो इसमें कार्मिक को संगठन में एक उपकरण न मानकर एक सामाजिक मनुष्य के रूप में प्रतिस्थापित किया। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है। मतलब जो कार्मिक होते हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है और मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, इनसे भी कार्य प्रभावित होते हैं, ये साबित किया। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस उपागम में क्या क्या, कर्मचारियों के मनोबल, संतुष्टि और अनौपचारिक समूहों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास किया। जिन्होंने बताया कि कुछ और भी तरीके होते हैं जिनके माध्यम से क्या है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब इसके प्रमुख चिंतक कौन कौन से थे? इनके चिंतकों की बात करें तो इसमें एल्टन मेयो, जिन्होंने क्या हाथर्न प्रयोग किए थे। क्या हाथर्न प्रयोग किए थे, जो हम आगे देखेंगे। ये 4 प्रयोग थे जिनके हम आगे देखेंगे, तो इनके लिए प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के महत्व को उजागर किया था। एल्टन मेयो साहब ने कौन से प्रयोग किए थे? हाथर्न प्रयोग। फिर हमारे फ्रिट्स रोथलिस बर्जर, विलियम जे डिक्सन, ये भी हाथर्न प्रयोग से जुड़े हुए थे, मतलब एल्टन मेयो के सहयोगी थे ये, और लॉरेंस जे व्हाइटहेड। तो हाथर्न प्रयोग में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब एल्टन मेयो तो इसमें मेन किरदार के रूप में काम कर रहे थे। उनका साथ कौन कौन दे रहे थे? रोथलिस बर्जर, डिक्सन और व्हाइटहेड। ये हमारे जो हाथर्न प्रयोग थे, इनमें सहयोगी थे किसके? एल्टन मेयो के। ये प्रयोग क्या थे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चौथा उपागम आता हमारा व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। इसकी मूल अवधारणा की बात करें तो मानव संबंध उपागम से आगे बढ़कर व्यवहारवादी उपागम ने संगठन में कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनके आंतरिक मूल्य, व्यवहार, विचारों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और प्रेरणा का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया। तो हमारे व्यवहारवादी उपागम ने क्या किया कि मानव संबंध उपागम ने तो काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लेकिन इनसे एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया, जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके जो आंतरिक मूल्य हैं, वो अंदर अंदर क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, उनके विचारों से किस तरह फर्क पड़ता है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनको किस तरह शामिल किया जाता है, किस तरह से हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो उनका अधिक से अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया था। किसने? व्यवहारवादी उपागम में। इसने मनोविज्ञान, समाजवाद और मानवशास्त्र से अवधारणाओं को लोक प्रशासन में डालने का प्रयास किया। क्या? बहुत सारी अवधारणाएं जो मानवविज्ञान, समाजवाद और मानवशास्त्र इनके अंदर प्रचलित थी, उन अवधारणाओं को लोक प्रशासन में डालने का प्रयास किया ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। क्यों? क्योंकि सभी उपागमों का एक ही उद्देश्य होता था, क्या? उत्पादन बढ़ाना। तो इनका प्रयास किया गया और मानव संतुष्टि को एक ऊंचे लेवल तक लेके जाना, कर्मचारी की संतुष्टि को। बात करें इनका मुख्य उद्देश्य की, तो मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से, क्या मानव व्यवहार किस तरह कार्य करता है, तो उसके वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझना और उसमें सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। किसका? व्यवहारवादी उपागम। बात करें इनके चिंतकों की, तो इनके कौन कौन से चिंतक होते थे? चिंतकों की बात करें तो हमारे एक तो हमारे साइमन और दूसरे बर्नार्ड, दो अलग अलग व्यक्ति है। यदि आप ये सोचते हैं साइमन बर्नार्ड एक ही व्यक्ति है, तो ये आपकी गलतफहमी है, दो अलग अलग है। साइमन का पूरा नाम था हर्बर्ट ए साइमन और बर्नार्ड का था चेस्टर आई बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड भी कह सकते हैं, हर्बर्ट साइमन भी कह सकते हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने सीमित तार्किकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया। क्या हर्बर्ट साइमन ने क्या किया था? सीमित तार्किकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया, इस पर जोर दिया। उन्हें जो हर्बर्ट साइमन, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी इस पुस्तक ने इन्हें, और उन्हें अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार भी इसी पुस्तक की वजह से मिला था। किन्हें? हर्बर्ट साइमन को। तो ध्यान रखें, हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस पुस्तक के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए। और चेस्टर बर्नार्ड की बात करते हैं, इन्होंने कार्यकारी कार्यों, मतलब फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यकारी किस तरह का कार्य करेंगे, जो हमारे अपर लेवल के जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं वो किस तरह का कार्य करेंगे, और संगठन में सहयोग और संचार के महत्व पर इन्होंने जोर दिया था। तो हमने 4 उपागम देख लिए। 5वां उपागम आता हमारा नौकरशाही उपागम, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। तो वही बात है कि नौकरशाही उपागम आए और मैक्स वेबर का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे आदर्श नौकरशाही की वकालत करते थे। जो हमारे मैक्स वेबर है, ये क्या करते थे? आदर्श नौकरशाही की वकालत करते थे कि किसी भी संगठन में जब आप प्रवेश करेंगे तो किस तरह के एक नौकरशाही होनी चाहिए जिसे आदर्श माना जाए। तो इसकी मूल अवधारणा की बात करें तो ये उपागम प्रशासन के एक विशिष्ट, तार्किक और कुशल
मॉडल के रूप में नौकरशाही का विश्लेषण करता है। ये क्या करता है? प्रशासन के एक विशिष्ट, तार्किक और कुशल मॉडल के रूप में नौकरशाही का विश्लेषण करता है। मैक्स वेबर ने क्या किया? आदर्श प्रकार की नौकरशाही के सिद्धांत का विकास किया। क्या किया? आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही है इसका विकास किया, जो वास्तव में एक आदर्श था, न कि वास्तविकता का वर्णन। मतलब किस तरह की नौकरशाही होनी चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा कार्य किया था इसने, मैक्स वेबर ने। तो ऐसा तो कभी संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श को आप प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन आदर्श को कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात करें इसकी उद्देश्य की, तो वेबर का उद्देश्य एक ऐसे संगठन का वर्णन करना था जो अधिकतम दक्षता, निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता के साथ काम करे। मतलब पहले से अंदाजा लगाया जा सके कि संगठन का जब आप निर्माण करेंगे तो संगठन कितना उत्पादन करेगा और संगठन किस तरह से तरक्की करेगा। तो मैक्स वेबर ये चाहते थे इस उपागम के माध्यम से कि इन सब चीज़ों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सके। अब इसके चिंतकों की बात करें, जो नौकरशाही उपागम है, तो इसमें चिंतक कौन कौन से हैं? पहले हमारे सबसे फेमस मैक्स वेबर। तो इन्होंने नौकरशाही के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने आदर्श नौकरशाही की बहुत सारी विशेषताएं बताई, जैसे कानूनी तार्किक अधिकार होने चाहिए, पदानुक्रमित संगठन, मतलब जो पद होते हैं वो क्या है, पदों के रूप में बटे होने चाहिए। मतलब एक सुपीरियर, फिर जूनियर, जूनियर, इस तरह से पदों में बटा होना चाहिए संगठन। तो ये हमारे पदानुक्रमित संगठन कहा जाता है। नियम आधारित कार्य होने चाहिए, अव्यक्तिक संबंध होने चाहिए। मतलब अधिकारी का कर्मचारी से अव्यक्तिक संबंध होना चाहिए, न कि इम्पर्सनल रिलेशन होने चाहिए, न कि पर्सनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि पर्सनल रिलेशन होते हैं तो मानवीय भावनाएं क्या होती है? आड़े आती है। कि मतलब कि कई बार क्या है कि बिना काम किए भी फेवर कर दिया जाता है, या फिर काम करने के बाद भी किसी कर्मचारी को परेशान भी किया जा सकता है। फिर आती है हमारी विशेषज्ञता। मतलब विशेषज्ञता के आधार पर कार्य दिया जाना चाहिए। सारे कार्य लिखित में होने चाहिए। मतलब कोई भी किसी कर्मचारी को आदेश देगा, वह आदेश लिखित में होना चाहिए, मौखिक में कोई नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों का एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पेशेवर योग्यता, मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए सूटेबल है उससे वही कार्य कराया जाना चाहिए। और फिर हमारे मैक्स वेबर आते हैं, तो कार्ल मार्क्स पीछे नहीं रहेंगे। तो कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते हैं? हालांकि कार्ल मार्क्स नौकरशाही सिद्धांत के सिद्धांतकार तो नहीं थे। उन्होंने नौकरशाही को पूंजीवादी राज्य के एक दमनकारी उपकरण के रूप में देखा। मतलब कि जो हमारे पूंजीपति वर्ग है, ये वर्ग क्या है? जो हमारे मजदूर वर्ग को दबाना चाहता है, लेकिन वो खुद तो दबा नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे? तो मार्क्स ये कहते हैं कि नौकरशाही के माध्यम से पूंजीपति वर्ग, जो हमारे मजदूर वर्ग होता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। तो उसकी आलोचना थी, जिसमें यह वर्ग हितों की सेवा करती है। कौन? हमारी नौकरशाही क्या करती है? वर्ग हित, मतलब पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने का काम करती है। तो उनका वेबर से बिल्कुल उल्टा दृष्टिकोण था, लेकिन दृष्टिकोण तो देखना ही होता है। अगला उपागम आता हमारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसकी मूल अवधारणा की बात करें तो ये उपागम संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखता है, सिस्टम के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। तो ये क्या करता है? संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। यह विश्लेषण करता है कि कैसे विभिन्न संगठनात्मक हिस्से एक साथ काम करते हैं। मतलब कोई भी एक बड़ा संगठन है, उसके छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से हैं, तो ये सारे हिस्से किस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि प्रणाली को बनाए रखा जा सके और उसके लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। जैसे देश में यदि कानून बनाना है तो इसके लोकसभा अलग से कार्य करती है, राज्यसभा अलग से काम करती है, राष्ट्रपति भवन अलग से काम करता है, राज्य की विधानसभा अलग से काम करती है। लेकिन ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ये बताता है कि इतनी सारी संगठन, इतनी सारी संरचनाएं होने के बाद भी ये एक प्रणाली का निर्माण करते हैं, और ये प्रणाली के रूप में किस तरह से कार्य करते हैं ये देखने का कार्य किसमें समझाया गया? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में। बात करें इस उपागम की, तो ये किस बात पे जोर देता है? तो ये उपागम बताता है कि प्रत्येक संगठन या संरचना विभिन्न कार्यों से जुड़ी होती है। क्या? प्रत्येक संगठन या संरचना क्या विभिन्न कार्यों से जुड़ी होती है, और इन कार्यों के निष्पादन से ही संगठन का अस्तित्व बना रहता है। जो कार्य हैं, इन कार्यों के निष्पादन से क्या होता है? संगठन का अस्तित्व बना रहता है। यह विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना में भी उपयोगी है। यह क्या? हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना में भी उपयोगी है। अब बात करें इसकी, तो इसके प्रमुख चिंतक कौन कौन है हमारे? एक तो रिक्स और गैब्रियल आर्मंड। तो रिक्स की बात करें, इनका पूरा नाम था फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में इनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है। भाई इनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन में इन्होंने अपना योगदान दिया। इन्होंने पर्यावरणीय दृष्टिकोण के तहत फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टिक समाजों का विश्लेषण किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक संरचनाओं और कार्य
इन सामाजिक संदर्भों से भिन्न होते हैं, इनके बारे में बताया। वैसे तो ज़्यादा आपने डिटेल से जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानने की जरूरत है कि इस उपागम के अंदर किन किन बातों पे जोर दिया जाता है। फिर गैब्रियल आमट और डेविड एप्टर की बात करें तो ये राजनीतिक विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिसने क्या बाद में लोक प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जिसने क्या किया, लोक प्रशासन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आखिरी उपागम आता हमारा व्यवस्था उपागम, जिसे सिस्टम थ्योरी कहते हैं। व्यवस्था उपागम की बात करें तो इसकी मूल अवधारणा क्या है। तो व्यवस्था उपागम के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था, क्या व्यवस्था उपागम के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था, जैसे कि हमारा कोई एक संगठन है या कोई प्रशासनिक प्रणाली है, तो क्या होती है, प्रत्येक व्यवस्था क्या होती है, विभिन्न उप व्यवस्थाओं में बटी हुई होती है। प्रत्येक व्यवस्था क्या होती है, विभिन्न उप व्यवस्थाओं में बटी होती है, और ये उप व्यवस्थाएं एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़ी होती है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, तथा प्रत्येक उप व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य उपव्यवस्थाओं से प्रभावित होती है। तो एक व्यवस्था, उसके नीचे बहुत सारी उपव्यवस्था, वो उपव्यवस्था के नीचे और भी उपव्यवस्थाएं हो सकती है, और ये एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। बात करें पर्यावरणीय प्रभाव, तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, क्या यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यवस्था अपने बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती है। ये प्रत्येक व्यवस्था क्या होती है, अपने बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती है और बदले में पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में देखा जाता है। जो हमारी ये व्यवस्था उपागम है, इसको किस रूप में देखा जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर्यावरण से इनपुट आते हैं और व्यवस्था उन्हें संसाधित करती है और आउटपुट पर्यावरण में वापस जाते हैं। बात करें इसके उद्देश्य की, इस उपागम के उद्देश्य की बात करें तो संगठन को एक जटिल, गतिशील और पर्यावरण से बातचीत करने वाली इकाई के रूप में समझना है। इसका उद्देश्य क्या है, संगठन को किस तरह से समझना है कि संगठन को एक जटिल, गतिशील और पर्यावरण से बातचीत करने वाली इकाई के रूप में देखना है। बात करें इसके प्रमुख चिंतकों की, इसमें हमारे साइमन और बर्नार्ड और डेविड ईस्टन, तीन हमारे प्रमुख चिंतक हैं। हर्बर्ट एस साइमन की बात करें तो पहले भी इनका नाम आ चुका है, हर्बर्ट एस साइमन का। तो इन्होंने निर्णय लेने को एक प्रणालीगत प्रक्रिया के रूप में देखा। क्या निर्णय लेने को क्या माना, एक प्रणालीगत प्रक्रिया के रूप में देखा। चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो इन्होंने संगठन को एक सरकारी सहकारी प्रणाली के रूप में देखा। और डेविड ईस्टन की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। जो व्यवस्था सिद्धांत था इसके लिए प्रसिद्ध है कौन, डेविड ईस्टन। तो इन्होंने राजनीतिक प्रणाली को इनपुट आउटपुट और फीडबैक लूप वाली एक प्रणाली इसके रूप में वर्णित करने का प्रयास किया। इनका काम लोक प्रशासन में व्यवस्था दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना था। तो ये सिद्धांत क्या है, हमारे जितने भी सातों प्रकार के सिद्धांत है, ये क्या है, लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहे और प्रत्येक ने प्रशासन को समझने और सुधारने के लिए अलग लेंस प्रदान किया। लेंस का मतलब होता है दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो 7 उपागम थे, 7 सिद्धांत थे लोक प्रशासन के, उनको ब्रीफ में देखने की कोशिश की। अगले हमारे 7 लेक्चर के जरिए क्या है, हम अलग अलग जो सिद्धांत के लिए 7 लेक्चर बनाएंगे, उनके जरिए उनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।